नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। मॉनसून सत्र से पहले बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कर रही है काम। हर एक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं मानती है। यूपी का विधानमंडल सबसे बड़ा विधानमंडल है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। पूरी जनता को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। प्रदेश में 38 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा भी की जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से सबको विरोध का अधिकार है। सपा से नियम के पालन की उम्मीदें सिर्फ कल्पना है और सपा की पदयात्रा से जनता को परेशानी न हो, यही मुख्य मकसद है। तो विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ चेकअप भी कराया है और ये तमाम तस्वीरें आप सभी के बीच में हम पहुंचा रहे हैं कि सदन की कार्रवाई से पहले क्या कुछ प्रक्रियाएं रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को सबसे बड़ा विधानमंडल कहा। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व, कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। और यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। महेंद्र सिंह तंवर वीसी गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नितिन गौर नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाए गए हैं। मनीष मीणा
मथुरा को सीडीओ बनाया गया है। अभिषेक गोयल वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। हिमांशु नागपाल वाराणसी के सीडीओ बनाए गए हैं। अतुल वत्स वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। सूरज पटेल को सीडीओ फतेहपुर बनाया गया है। अमिता आसरी नगर आयुक्त अलीगढ़ बनाई गई हैं। अंकुर कौशिक चित्रकूट का सीडीओ बनाए गए हैं। अंकुर लाठर वीसी बुलंदशहर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। दिव्य प्रकाश गिरी विशेष सचिव खाद्य एवं रसद सत्य प्रकाश अपर आयुक्त आबकारी प्रयागराज बनाए गए हैं। अमृतपाल कौर को सुल्तानपुर का सीडीओ बनाया गया है। कृष्ण कुमार गुप्ता विशेष सचिव बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा संजीव सिंह को विशेष सचिव वित्त बनाया गया है। रविंद्र पाल सिंह विशेष सचिव भाषा बनाए गए हैं। रविंद्र पाल को निदेशक हिंदी संस्थान का भी चार्ज दिया गया है। सान्या छाबड़ा को अमेठी का सीडीओ बनाया गया है। तमाम वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं जिन्हें नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो ये उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। ये जो फेरबदल हुआ है इसकी लिस्ट हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और एडीजी जुड़े हैं। डीजीपी डीएस चौहान भी वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। प्रमुख सचिव गृह सचिव संजय प्रसाद बैठक में शामिल हुए। एडीजी प्रशांत कुमार ने भी बैठक में हिस्सा लिया। एडीजी क्राइम एमके बशाल भी बैठक में शामिल हुए। आईजी संजीव गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से पालन हो ये कह दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया। ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने का कार्य हो रहा है। छोटी छोटी घटनाओं के प्रति सतर्क रहें, घटनाओं में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए और महिला सुरक्षा के प्रति हमेशा संवेदनशील भी रहा जाए। तो महिला अपराध करने वालों को बिल्कुल ना बख्शे। ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जन समस्याओं का समाधान प्रभावी कार्रवाई से हो। तो लखीमपुर खीरी में रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट मामले में एससी एसटी आयोग ने संज्ञान लिया है। एससी एसटी आयोग व बाल अधिकार की टीम पहुंचेगी निघासन में 2 बहनों के रेप मर्डर की स्थलीय जांच की जाएगी। तो एससी एसटी आयोग की सदस्य अंजू बाला परिजनों से मुलाकात भी करेगी। बाल अधिकार के सदस्य डॉक्टर प्रिया रंजन आशु भी इसमें जानकारी लेंगी और निघासन में 2 बहनों के रेप मर्डर की जांच भी की जाएगी। तो डीएम एसपी से पूरे प्रकरण को लेकर के बातचीत की जाएगी। दलित बहनों पर उत्पीड़न की जांच भी आयोग करेगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, जो बड़ी घटना हुई थी 2 बहनों के साथ। जो पूरी वारदात हुई थी उसको लेकर के ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दलित बहनों पर उत्पीड़न की जांच करेगा आयोग। एससी एसटी आयोग इस पर अब जानकारी लेगा। लखीमपुर खीरी में रेप के बाद हत्या का मामला और मामले में एससी एसटी आयोग ने संज्ञान लिया है। जानकारी इकट्ठी की जाएगी, पीड़ित परिजनों से बातचीत की जाएगी और एससी एसटी आयोग व बाल अधिकार की टीम निघासन पहुंचेगी। निघासन में 2 बहनों की रेप मर्डर की जांच की जाएगी, स्थलीय जांच की जाएगी और इसी के साथ साथ एससी एसटी आयोग के सदस्य अंजू बाला परिजनों से मुलाकात भी करेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि बाल अधिकार के सदस्य डॉक्टर प्रियरंजन आशु भी जानकारी लेंगे। अवध जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लखीमपुर खीरी से बने हुए हैं। अवध जायसवाल, कितना फर्क पड़ेगा इस पूरी कार्रवाई में अगर एससी एसटी आयोग इसमें जानकारी जुटाता है, जांच करता है? तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो एसटी एसटी आयोग है उसने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और आज पूरे प्रकरण को लेकर जो महिला आयोग की सदस्य है, एसटी एसटी आयोग की सदस्य है, वो अंजू बाला निघासन पहुंचेंगी और पूरे प्रकरण की जानकारी लेंगी कि किस तरीके से घटना हुआ, आखिरकार क्या कारण था, किस तरीके से दलित उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से प्रशासन ने सहयोग किया या किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई। तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद सरकार को सिफारिश करेंगी
कि आखिरकार इस प्रकरण में किस तरीके से न्याय दिलाया जाए, और जो ST आयोग की सिफारिश होगी वो जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने में अहम रोल अदा करेगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखीमपुर खीरी में पहाड़ों से आए जल सैलाब ने जिले में तबाही मचा दी है। मोहाना नदी के किनारे बसे तिकोनिया क्षेत्र के 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हजारों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं। कई संपर्क मार्ग कट चुके हैं और बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मदद की गुहार लगा रहे बाढ़ पीड़ित तक प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक गंभीर खबर, डराने वाली खबर भी उन लोगों के लिए विशेषकर जो इस बाढ़ में फंस चुके हैं। अवध जायसवाल हमारे साथ बने में ज्यादा जानकारी के साथ। अवध, सबसे पहले तो हमें स्थितियां बताइए, परिस्थितियां अभी कुछ हालात ठीक हुए हैं या फिर नहीं, और उसके बाद ये बताइए कि प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ किया है। देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ों से जल सैलाब आया है, तिकोनिया क्षेत्र के रननगर, इंद्रनगर, चौगुर्जी समेत 1 दर्जन गांवों को चपेट में ले लिया है। लोग इस तरीके से फंस चुके हैं कि उनके घरों में 1 से 2.5, 3 फीट पानी यानी बह रहा है। उनके खाने पीने की सामग्री जो थी वो सब नष्ट हो गई है, खराब हो गई है। लोग छतों पे और अपने घरों पे, घर की छतों पे डेरा जमाए हुए हैं। किसी तरीके से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला सिर्फ राहत के नाम पर रेवड़ियां बांट रहा है, जिससे जो बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न है। सैकड़ों एकड़ जो फसलें लगी थी वो सब जल के बाढ़ के पानी में डूबकर नष्ट हो गई हैं। पूरे क्षेत्र में एक तबाही का मंजर है। जिस तरह आप देखिए उधर सिर्फ जल सैलाब का एक बड़ा मंजर दिखाई दे रहा है, पूरे क्षेत्र में एक तबाही का रूप है। प्रशासनिक अमला अभी तक, जो लोगों का कहना है कि उनको किसी तरीके से कोई राहत नहीं मुहैया कराई गई है। लोग कई दिन से भूखे फंसे हुए हैं। लोग ये मदद को लेकर दरकार किए हुए हैं कि किसी तरीके से प्रशासनिक अमला आए, कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी तो यानी जो रोटी जो है वो मुहैया कराए। लेकिन अभी तक किसी तरीके से कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में काफी रोष है। बाढ़ पीड़ितों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से उनको मुसीबत के पलों में छोड़ दिया गया है। आखिरकार वो किस तरफ से जाए। ठीक है, आप बने रहिए। आपसे अवध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। देवरिया से अगली खबर है। भरभरा करके मकान का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में दबकर के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पति, पत्नी और 2 साल की बेटी की मौत हो गई है। हादसे के समय बाहर होने से बुजुर्ग की जान बच गई। हालांकि अंसारी रोड के पास मालवीय रोड की पूरी घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और ये जांचा जा रहा है कि अभी भी कोई मलबे के अंदर दबा तो नहीं हुआ है। रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। तो एक मकान का हिस्सा भरभरा करके गिर गया। देवरिया में अंसारी रोड पर एक सैकड़ों साल पुरानी एक जर्जर मकान आज रात 3 बजे के आसपास ध्वस्त हो जाने से, गिर जाने से उसके अंदर 3 लोग, पति, पत्नी और पुत्री, दिलीप कुमार और उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची 2 या 3 वर्ष की है, उसके दब जाने की वजह से अभी मलबा भी, उनकी डेड बॉडी या बॉडी अभी मिली नहीं है। अभी खोजा जा रहा है, राहत कार्य जारी है। फायर विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है। प्रयास किया जा रहा है उनको। तो इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। सीएम योगी ने व्यक्त की है अपनी शोक संवेदना। डीएम और पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। सभी घायलों का समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान दिया है। सीएम योगी ने अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की है। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए संवाददाता। संतोष, क्या कुछ मामले में पूरी अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू का काम चल रहा था। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है, अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ हालात हैं अभी? जी, आपको बताते चले कि मौके पर जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह, साथ में पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा सहित पूरी टीम, प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। रेस्क्यू का काम प्रशासन बहुत तेजी के साथ प्रशासन ने किया है और मौके पर जिलाधिकारी देवरिया ने 12 लाख रुपए का चेक आज ही कहा है कि आज ही पीड़ित परिवार के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि संबंधित जगह डीएम को और लेखपालों को कहा गया है कि देवरिया में लगातार पिछले 3 दिनों में भारी बरसात हुई है, इसलिए जगह जगह सबको निर्देशित किया गया है कि पूरा मकानों पर ध्यान से देखा जाए। अगर ऐसी कहीं कुछ दिखता है तो उनको नगर पालिकाओं में जो
नगर पालिका है, ग्राम पंचायतों में जो पंचायत भवन है उन जगहों पे लोगों को शिफ्ट किया जाए। जिलाधिकारियों कहा जाए कि जिलाधिकारी ने इस घटना को बहुत तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं और वहीं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संवेदना व्यक्त करने की बात भी मौके पर पहुंच के लोगों से कहा है और लोगों को ढांढस बंधाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए संतोष। रामपुर में सपा के कद्दावर नेता और शहर के मौजूदा विधायक आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के बहुत करीबी दो दोस्त अनवर और सलीम, जिनको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, इसी को लेकर के सपा के कई दर्जन कार्यकर्ता सपा आवास पर जमा हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने अनवर और सलीम के परिवार वालों को भी हिरासत में ले लिया है, साथ ही महिला सिपाहियों ने बदतमीजी भी की है और पुलिस की इस बदसलूकी को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फहीम ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, अभी क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर में, क्योंकि यहाँ पर इल्जाम ये लग रहा है कि पुलिस ने बदतमीजी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मामला अब्दुल्ला आजम के जो दोस्त हैं अनवार और सालिम, उनसे जुड़ा मामला है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ फोटो खींचा था, जिसमें ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव ने अपने कुशल क्षेम जानने की जानकारी दी थी आजम खान से मिलकर। तो उसमें जो फोटो खींचे थे उसमें वो दो नेता भी थे समाजवादी पार्टी के, जिनको लेकर यहाँ रामपुर में बवाल मचा और पुलिस को ट्रोल किया गया, अखिलेश यादव को भी ट्रोल किया गया, पुलिस हरकत में आई। और चूंकि वो दोनों दोस्त थे, एक मुकदमे में वांछित चल रहे थे और लोगों ने पुलिस का मजाक बनाया कि आप अपराधी ढूंढ रहे हैं और वो अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जैसे कि हमें पुलिस ने बताया। तो उसके हिसाब से जो है पुलिस ने दबिश देनी शुरू की। तो दबिश में आरोप यह है सपा का कि वो उन्हें उसके महिलाएं शाली के उम्र की महिलाओं के साथ व्यवहार किया, मारपीट की। उसके बाद में सपा के जो नेता थे वो रोड पर आ गए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सालिम के पिता को भी पुलिस ने हिरासत में रखा सिविल लाइन थाने में और कहा कि अपने बेटों को ला दो। तो जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, इस पे सवालिया निशान लगाते हुए इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता लगातार विरोध में उतरकर सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और एसपी आवास पर धरना देते हुए उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। वहीं शहर की जो चेयरमैन है फातिमा ज़बी, उन्होंने महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न को गलत करार दिया और उन्होंने कहा कि जब महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कौन सुरक्षित होगा। इसको लेकर पुलिस का ये कहना था कि ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कहीं गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज ना कर दिया जाए, गलत धाराओं में उनको जेल ना भेजा जाए। तो ये जो मामला था तुल पकड़ता रहा और इन दो लोगों को अनवार और सालिम को किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको हिरासत में रखा गया है। हिरासत में रखने के बाद इनको आज जेल भेजा जाएगा और जेल भेजने के साथ ही इनके बाद अगली कार्रवाई जो बाकी लोग बचे हैं उनके साथ कार्रवाई होगी उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है फहीम, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, नामीबिया से आए चीतों के नाम रख दिए गए हैं। 4 साल की मादा चीता का नाम आशा रखा गया है, 2 साल की दूसरी मादा चीता का नाम सियाया रखा गया है, तो 2.5 साल की मादा चीता का नाम बिल्सी रखा गया है, 5 साल की मादा चीता का नाम शाशा रखा गया है और 5वीं मादा चीता का नाम सवाना रखा गया है। तो भारत में नामीबिया से मंगाए गए चीतों का नामकरण हुआ है और नाम हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नामीबिया से आए चीतों के नाम रखे गए। पीयूष ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। पीयूष, नामीबिया से जो चीते आए हैं उनका नामकरण हुआ है और 5 नाम बताए जा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये नाम देना कितना महत्वपूर्ण होगा इन चीतों के लिए? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इन चीतों का नाम रखा है और जिसमें अगर हम बात करें करीब 3 से 4-5 ऐसे चीते हैं जिनका नामकरण प्रधानमंत्री ने खुद किया है, जिसमें 4 साल का एक चीता है जिसका
नाम आशा रखा गया है। वहीं 2 साल की दूसरी मादा चीता का नाम सियाया रखा गया है। 2.5 साल की जो मादा चीता है उसका नाम दिलसी रखा गया है। और वहीं 5 साल की मादा चीता का नाम शासा और एक और मादा चीता है उसका नाम सवाना रखा गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत में 8 चीते लाए गए हैं, उनमें से 4 से 5 मादा जो चीते हैं उनका नामकरण हुआ है। और जिस तरीके से अभी कूनो पार्क में रखरखाव हो रहा है, एहतियातन कहा गया है कि किसी को भी वहां पे अभी फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। और जिस तरीके से चीता मित्र बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चीता मित्रों से संवाद किया था, उसके बाद तो अपना कयास लगाए जा रहे थे कि नामकरण भी किया जाए इन चीतों का। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने अलग अलग नाम रखे हैं, क्योंकि कई नाम सुझाए गए थे। 2 से 3 और चीते हैं जिनके नाम को रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 70 साल बाद भारत में इन चीतों का आगमन हुआ है, लाया गया है, निश्चित तौर पे एक तरीके से ऐतिहासिक कदम के तौर पे सरकार देख रही है। और इसी कड़ी में इन सभी चीतों का नाम रखा गया। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो 2.5 साल की मादा चीता का नाम बिलसा रखा गया है और 5 साल की मादा चीता का नाम शाशा रखा गया है और 5वीं मादा चीता का नाम सवाना रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।